हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ईटैप्स लर्निंग ट्रेनिंग सीरीज और डिज़ाइन चेक्स टू बी परफॉर्म चैप्टर में हम ये लास्ट वीडियो देख रहे हैं, लास्ट टॉपिक देख रहे हैं और वो टॉपिक का नाम है टॉर्जन इरेगुलरिटीज टू बी चेक। अभी ये टॉर्जन इरेगुलरिटी क्या है और वो किस तरीके वो हमें क्यों चेक करनी चाहिए उसके बारे में थोड़ा सा थियोरेटिकल बैकग्राउंड में आपको एक्सप्लेन करता हूँ ताकि आपको समझ में आए। सपोज मान लो कि ये आपका एक बिल्डिंग है और ये बिल्डिंग में एक सेंटर में एक पॉइंट होगा कि जिसको आप बोल सकते हो सेंटर ऑफ मास पॉइंट, राइट। सेंटर ऑफ मास पॉइंट वो पॉइंट होता है कि जहां पे ऑल द हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लोड्स एक्ट ऑन दैट बिल्डिंग। सो यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल एक पॉइंट है कि पॉइंट एट विच वर्टिकल एंड लेटरल लोड मीन्स हॉरिजॉन्टल लोड, आइदर विंड लोड और अर्थक्वेक लोड एक्ट ऑन दैट पॉइंट इज कॉल्ड एज अ सेंटर ऑफ मास पॉइंट। अभी आपको पता है एज पर द न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन दैट इज फॉर एवरी एक्शन दैट इज अ रिएक्शन। तो अगर आप कोई भी फोर्स अप्लाई कर रहे हो तो ऑब्वियसली वो फोर्स को रजिस्ट करने के लिए कोई भी ऑपोजिट डायरेक्शन में रिएक्शन होना ही चाहिए, देन दैट स्ट्रक्चर विल बी सेफ। सो ऑब्वियसली द पॉइंट एट विच लोड टू रजिस्ट अर्थक्वेक लोड दैट इज कॉल्ड एज द सेंटर ऑफ रिजिडिटी। तो मान लो कि ये मेरे पास एक सेंटर ऑफ मास है। अब ये सेंटर ऑफ मास के टेक्स्ट को मैं थोड़ा सा ऊपर लेता हूँ। सो ये सेंटर में मेरे पास सेंटर ऑफ मास है और स्लाइटली उसके करीब में मेरे पास एक पॉइंट है, वो है सेंटर ऑफ रिजिडिटी। तो सेंटर ऑफ रिजिडिटी मतलब क्या है कि वो पॉइंट की जो जितने भी हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लोड्स जहाँ पे एक्ट हो रहे हैं वो लोड को रजिस्ट करने के लिए जो पॉइंट है उसको आप बोल सकते हो सेंटर ऑफ रिजिडिटी पॉइंट। अब अगर आपका बिल्डिंग यूनिफॉर्म है, मतलब ऑल डायरेक्शन में बीम्स और कॉलम्स सेम है, सिमेट्रिकल है, तो उस केसेस में क्या होगा कि सेंटर ऑफ मास और सेंटर ऑफ रिजिडिटी दोनों सेम पॉइंट में होंगे। और अगर सेंटर ऑफ मास और सेंटर ऑफ रिजिडिटी सेम पॉइंट में है, सो देयर इज नो टॉर्जन विल बी क्रिएटेड इन दैट सिचुएशन इन दैट पर्टिकुलर बिल्डिंग। सो यहाँ पे मैंने लिखा है इन केस ऑफ यूनिफॉर्म बिल्डिंग सेंटर ऑफ मास and center of rigidity are at the same point, and in that situation there is no torsion acting on that point. Okay, so this is one key situation. अभी हम वही सिचुएशन को थोड़ी सी चेंज कर रहे हैं। सो सेकंड सिचुएशन अगर हम कंसिडर करें तो सेकंड सिचुएशन में क्या होता है कि अगर आपका सेंटर ऑफ मास एक पॉइंट चाहिए और यहाँ पे मैंने एक shear wall डिजाइन की हुई है, तो ऑब्वियसली सेंटर ऑफ रिजिडिटी जो है जिस तरफ उसको ज़्यादा मास मिलेगा उस तरफ से वो अट्रैक्ट होगी। तो सेंटर ऑफ रिजिडिटी मेरी ये है और सेंटर ऑफ मास मेरा ये है। तो द डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ मास एंड सेंटर ऑफ रिजिडिटी इज कॉल्ड एज एसेंट्रिसिटी। सो द डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ मास एंड सेंटर ऑफ रिजिडिटी इज कॉल्ड एज एसेंट्रिसिटी, एंड इन दैट सिचुएशन टॉर्जन विल बी क्रिएटेड जस्ट बिकॉज ऑफ द एसेंट्रिसिटी। तो यहाँ पे मैंने लिखा है ड्यू टू द एसेंट्रिसिटी तो टॉर्जन विल बी क्रिएटेड। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि टॉर्जन जो है वो मेरा इस डायरेक्शन में क्रिएट हो रहा है। तो अगर मैं ये ब्लॉक को रोटेट करूं तो कुछ इस डायरेक्शन में मेरा बिल्डिंग रोटेट हो रहा है, टॉर्जन हो रहा है। तो उसकी मिनिमम लिमिट मैक्सिमम लिमिट क्या होनी चाहिए एज पर द कोड वो हम डिस्कस करेंगे। सो बिफोर डिस्कसिंग दैट मेक श्योर व्हाट इज टॉर्जन एंड व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट टू चेक द टॉर्जन, दैट इज वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। So for the torsion there are two terms. First one is the center of mass and second one is the center of rigidity. And what is center of mass? Center of mass is the point where all the horizontal and vertical loads acting on that point. And center of rigidity is the point which which will be opposed the center of mass, which will be opposed the all the horizontal and vertical forces. Obviously center of rigidity फोर्स, सेंटर ऑफ रिजिडिटी का जो फोर्स है वो सेंटर ऑफ मास के फोर्स से ज़्यादा नहीं होगा, क्योंकि जितना एक्शन होगा उतना ही रिएक्शन होगा, राइट। तो वो रिएक्शन कितना होना चाहिए और क्या होना चाहिए वो हमें समझना जरूरी है। सो नाउ अगर यहाँ पे आप IS 1893 पार्ट 1 2002 को रिफर करोगे तो यहाँ पे टेबल नंबर 4 में दिया गया है डेफिनेशन ऑफ इररेगुलर बिल्डिंग्स, एंड उसमें यहाँ पे फर्स्ट जो है वो है टॉर्जनल इरेगुलरिटी।
तो यहाँ पे टॉर्सनल इरेगुलरिटी को क्या यहाँ पे मेंशन किया है कि टॉर्सनल इरेगुलरिटी टू बी कंसिडर्ड टू एग्जिस्ट व्हेन द मैक्सिमम स्टोरी ड्रिफ्ट कंप्यूटेड विद द design eccentricity at the one end of the structure transferred to an axis is more than 1.2 times. This is important. Is more than 1.2 times than the average story drift. Then you have to redesign your structure. अब इसका मीनिंग क्या होता है? हमें ये जो पॉइंट है उसका डिस्प्लेसमेंट फाइंड आउट करना है. ये जो पॉइंट है ये मैं अलग कलर से डिफाइन कर देता हूँ. तो ये जो मजेंटा कलर के जो रेक्टेंगल है दैट इज ओरिजिनल पोजीशन ऑफ द बिल्डिंग. तो ये पॉइंट का हमें डिस्प्लेसमेंट फाइंड करना है और फिर ये पॉइंट का डिस्प्लेसमेंट फाइंड करना है और उसमें से मैक्सिमम जो डिस्प्लेसमेंट है वो आपको कंसिडर करना है डिवाइडेड बाय ये पॉइंट का डिस्प्लेसमेंट, ये पॉइंट का डिस्प्लेसमेंट, ये दोनों पॉइंट का एवरेज आपको लेना है और वो वैल्यू 1.2 से ज़्यादा नहीं आनी चाहिए. तो लेट्स से फॉर एग्जांपल यहाँ पे मेरे पास वैल्यू है लेट्स से 10 mm और यहाँ पे मेरे पास वैल्यू है लेट्स से 11 mm. तो मैक्सिमम है 11 mm डिवाइडेड बाय दोनों का एवरेज. सो 10 प्लस 11 दैट इज 21 डिवाइड बाय 2 दैट इज 11.5 राइट. सो 11 डिवाइड बाय 11.5. सो अगर आप 11 डिवाइड बाय 11.5 करोगे तो आपको वैल्यू आएगी 0.9565 लाइक दैट. सो वो वैल्यू 1.2 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए. अगर वो वैल्यू 1.2 से ज़्यादा हो रही है दैट मीन्स टॉर्जन वहाँ पे ज़्यादा एक्ट कर रहा है एंड दैट इज नॉट सेफ फॉर द स्ट्रक्चरल पॉइंट ऑफ व्यू. सो वो आपको समझने की जरूरत है. तो अभी हम ईटैप्स में जाएंगे और वो किस तरीके से चेक करते हैं उसके बारे में हम दिखेंगे. सो अभी यहाँ पे ईटैप्स में अगर हम जाते हैं और यहाँ पे प्लान व्यू है लेट्स से रूफ प्लान व्यू और गो टू द डिस्प्ले and go to the deform shape and go to the earthquake in X direction and click on OK. Right, so this is my earthquake deform shape in X direction and if I will be double right click on this joint, so my value is 7.915 right. So I will be go to the Excel and note it down this value 7.915 and as per the code यहाँ पे उसने दिया है कि आपको 2 एंड लेना है राइट. सो ये मैं पहला एंड तो मैंने ये लिया है. अब दूसरा एंड यहाँ पे सपोज मैं कंसिडर कर रहा हूँ तो यहाँ पे मेरी वैल्यू है 6.511 आप देख सकते हो यूएक्स में, लेकिन यहाँ पे मेरी वैल्यू है 6.982. सो मैं ये मैक्सिमम वैल्यू ले रहा हूँ 6.982. सो यहाँ पे मैं गो टू द एक्सेल एंड आई विल बी टाइप 6.982. अब मुझे क्या करना है, दोनों में से मैक्सिमम लेना है. सो ऑब्वियसली आई विल बी टेक दिस वैल्यू. अभी ये दोनों का एवरेज लेना है. सो इज इक्वल टू दिस वन प्लस दिस वन ब्रैकेट करना पड़ेगा मुझे डन एंड डन ब्रैकेट डिवाइडेड बाय 2. ओके, सो ये वैल्यू सो इज इक्वल टू दिस वन मैक्सिमम वैल्यू डिवाइडेड बाय एवरेज वैल्यू. तो ये वैल्यू मेरी 1.2 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए. ऑब्वियसली मेरे केस में आ रही है 1.06. दैट मीन्स माय स्ट्रक्चर इज सेफ इन टॉर्जनल पॉइंट ऑफ व्यू. अगर ये वैल्यू 1.2 से ज़्यादा आ रही है तो ऑब्वियसली आपको क्या करना पड़ेगा, रीडिज़ाइन योर कॉलम. आपको इस साइड कॉलम को रीडिज़ाइन करना पड़ेगा या तो फिर शीयर वॉल अप्लाई करनी पड़ेगी ताकि सेंटर ऑफ रिजिडिटी है वो उस तरफ शिफ्ट हो सके. सो देयर आर वेरियस वेज टू रिड्यूस दिस टॉर्जनल वैल्यूज राइट. अगर 1.2 से ज़्यादा आ रही है तो उसको रिड्यूस करने के लिए डिफरेंट मेथड्स है, बट दिस इज हाउ यू कैन चेक योर टॉर्जनल विजिबिलिटी. सो ये जो हमारा चैप्टर है डिज़ाइन चेक्स टू बी परफॉर्म, उसमें हमने सभी के सभी टॉपिक्स सब टॉपिक्स हमने कवर कर दिए हैं. अभी हम नेक्स्ट चैप्टर्स नेक्स्ट वीडियो से हम स्टार्ट करेंगे हाउ टू एक्सपोर्ट अवर ईटैप्स रिजल्ट्स टू द एक्सेल. And I hope that you will be and you will be enjoy this training series. And if you will be enjoy this training series, you can all obviously share to your friend colleagues as well, so that they can also take the benefits from this training series as well. And if you have any kind of questions, doubt, queries, so you can most welcome ask in the comment box as well. So we will meet on the next video with a new topic, that is exporting ETABS result to the Excel. And at the last
I will be show you how we can go for the preliminary design section, how we can find out the seismic weight, how we can find out the base shear, and how we can find out the story shear. So this one is also most important topic. So this is however, this topic will not be related to the ETABS. This is related to the design point of view and understanding and gaining the knowledge point of view. But for the ETABS point of view, this is our last chapter, exporting ETABS result to the Excel. And after that, I will be also produce some more ETABS trainings. So if you will be like, and if you will be enjoy, and if you will be share this training series, so I will be obviously helpful to you for the next level of ETABS level trainings.